नमस्कार, मैं लक्ष्मण बघेल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम वेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे। वेन आरेख, वेन आरेख की परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं। समुच्चय को निरूपित करने वाले आरेखों को वेन आरेख कहते हैं। समुच्चय में एक समष्टि समुच्चय है। समष्टि समुच्चय को हम U से प्रदर्शित करते हैं और उसको प्रायः आयत के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और उप समुच्चय को समष्टि समुच्चय U, इसको हम आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आयत। और समुच्चय को, समुच्चय से अर्थ उप समुच्चय से, उप समुच्चय, इसको हम प्रदर्शित करते हैं वृत्त से। इस तरह से समुच्चय को यदि हम आरेख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इन आरेखों को ही हम वेन आरेख कहते हैं। समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम वेन आरेख का उपयोग करेंगे। समुच्चयों में होने वाली संक्रियाओं को हम वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करने का कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा और जो आगे हमारा जो प्रश्न होगा उसको हल करने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला है समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का संघ, या इसी को कहा जाता है सम्मिलन। सम्मिलन, संघ या सम्मिलन हम कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसी को यूनियन ऑफ सेट कहा जाता है। मान लिया जाए ए कोई समुच्चय है, 1 2 3 4, और बी कोई समुच्चय है 5 6 7 8। यदि इनका सम्मिलन को अगर प्रदर्शित किया जाए तो ये इस तरह से होगा, ए संघ बी। ये जो निशान है, यू जैसा निशान जो बनाते हैं हम, वो कहलाता है संघ। पढ़ते भी इस तरह से हैं, ए संघ बी, या अंग्रेजी में बोलना चाहे तो यूनियन बोल सकते हैं, ए यूनियन बी। ये क्या होगा, इन दोनों में निहित जो अवयव हैं वो सभी यहां आएंगे। ए में जितने अवयव हैं वो सभी, और बी में जो अवयव हैं वो सभी। तो ए यूनियन बी को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और इसको यदि हम वेन आरेख के रूप में अगर दर्शाएं तो ये प्रदर्शित करता है यू को, ये यू होगा, और ये ए समुच्चय है, और दूसरा ये बी समुच्चय है। ए समुच्चय, बी समुच्चय। तो यहां पर इसके अवयव हैं 1 2 3 4, और इसके जो अवयव हैं वो है 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में इसके पूरे अवयव और इसके पूरे अवयव शामिल रहते हैं। तब हम उसको बोलते हैं ए संघ बी। यहां पर अगर हम इनको, हमने यहां पर क्या किया है, ये दो समुच्चय लिए हैं, दोनों समुच्चय में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन यदि ऐसा हो, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं।
समुच्चय ए है, मान लो ए बी सी डी, और समुच्चय बी है ए एफ जी बी, ये इस तरह का समुच्चय है। तो ये जो वेन आरेख बनेगा वो क्या होगा, देखिए ए में है ए बी सी डी, और बी जो समुच्चय होगा उसमें है, बी जो समुच्चय है इसको अगर हम देखेंगे तो यहां ए और बी, जो यहां ए का अवयव है वो बी का भी अवयव है, तो इसको बनाएंगे इस तरह से एफ जी, ये दोनों में है। जब हम संघ की बात करेंगे ए संघ बी, तो क्या होगा, देखिए ए के अवयव भी रहते हैं, बी के अवयव भी रहते हैं, और जो सर्वनिष्ठ में आएंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसके अवयव भी, ये तीनों सभी जितने भी छायांकित भाग होगा वो सभी ए संग बी को प्रदर्शित करते हैं। यदि x बिलोंग्स टू ए संग बी है, यदि x बिलोंग्स टू ए संग बी है, तो इसका अर्थ है, ऐसा है तो ये होगा कि x बिलोंग्स टू ए होगा, x बिलोंग्स टू ए होगा, या x बिलोंग्स टू बी होगा, या दोनों x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, सर्वनिष्ठ बी होगा। ए में है, बी में है, या दोनों में हो सकता है, तब हम उसको ए संग बी कहते हैं। इसको वेन आरेख से इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा देखते हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में होगा। मान लीजिए एक है 1 2 3 4 5, और समुच्चय बी है 3 4 5 6 7 8, ऐसा है। तो ए सर्वनिष्ठ बी जो होगा, दोनों में जो अवयव होंगे, दोनों में वो अवयव ए सर्वनिष्ठ बी के होंगे। तो दोनों में क्या क्या है, देखें 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, और 5 दोनों में है। इसको जब वेन आरेख के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये समष्टि समुच्चय U, इसमें A और B, ये A है और ये B है। इसके अवयव जो हैं 3 4 5 दोनों में है, और बाकी 1 2 यहां है, 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये A है। B में वैसे ही है 3 4 5 6 7 8। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला जो भाग है जो दोनों में है, तो ये वाला जो भाग है ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी। तो ए सर्वनिष्ठ बी जो दोनों में होगा, कहने का मतलब ये, यदि x कोई अवयव है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका अर्थ क्या होगा कि x बिलोंग्स टू ए
और x बिलोंग्स टू b, दोनों में होगा, तब ये इस तरह से आएगा। इन्हीं के रूपों को यदि हम समझें कि हम मान लेते हैं, मान लिया जाए कि ये दोनों समुच्चय इस तरह से हैं, कैसे फिर से समझने का प्रयास करते हैं सर्वनिष्ठ में ही। क्या यदि A है 1 2 3 और B है 1 2 3 4 5, मतलब ये कि A उचित समुच्चय है B का, A उचित समुच्चय है B का, और तब A इंटरसेक्शन B बराबर होगा, किसके बराबर होगा? देखिए वेन आरेख बना करके देखते हैं। वेन आरेख हमने बनाया, ये A है, 1 2 3 अवयव है, A सेक्शन है कि, और B है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये इंटरसेक्शन वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये किसके बराबर है? 1 2 3 जो अवयव हैं, ये किसके अवयव हैं? पूरा। तो यहां पर देखते हैं तो A के अवयव हैं, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हो जाता है A। कब? जब A उचित समुच्चय है B का। यदि इसी को हम जस्ट उल्टा करके अगर बोले, यहां पर हम A को हम उचित समुच्चय बोल रहे थे B का, अब हम देखते हैं, मान लिया जाए B उचित समुच्चय है A का, यहां भी मिटा देता हूं मैं पहले, बाद में बना लेंगे। मान लिया जाए A है A B C D E और B है A B। अब यहां पर क्या हुआ? B उचित समुच्चय है A का, तब यदि B उचित समुच्चय है A का, मतलब ये कि A जो सबसेट है, A सेट है, इसके अवयव हैं A B C D E, और B के जो अवयव हैं वो A B है, ये A है और ये B है। तो देखिए अब सर्वनिष्ठ वाला भाग कौन सा हुआ? ये वाला भाग हुआ सर्वनिष्ठ वाला। तो इसमें जो अवयव हैं A B, ये किसके अवयव हैं? देखिए यहां तो B के। यदि B उचित उपसमुच्चय है B A का, तब A सर्वनिष्ठ B बराबर हो जाएगा किसके? B के। तो इसको आप समझ लेंगे और उसी के आधार पर ये हमारा सर्वनिष्ठ का हम वेन आरेख के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखें, ये हो गया समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसके बाद है असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय में क्या हो जाएगा? देखिए, यदि कोई भी अवयव, दो समुच्चय में यदि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, तब हम उसको असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। मान लिया जाए A है, A B C D, और यदि B समुच्चय है
ई एफ जी, ये इस तरह से। तो ये दोनों जो है, चूंकि उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। और इसको वेन आरेख के रूप में अगर दर्शाएंगे तो ये इस तरह से दर्शा सकते हैं, ये ए और ये बी, ए बी सी डी और ई एफ जी। तो इस तरह का जो समुच्चय होगा जिसमें दोनों आरेख आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, ओवरलैप नहीं होंगे, तब हम इसको हम क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे समुच्चयों का अंतर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा, क्योंकि आगे चल करके इसका बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर। यहां पर देखें, मान लो ए समुच्चय है 1 2 3 4 और बी समुच्चय है 1 2 8 9 10। तो ए माइनस बी, ए अंतर बी। तो ए अंतर बी का मतलब ये हुआ ए के ऐसे अवयव जो बी में ना हो, बी में नहीं होना चाहिए। ए के ऐसे अवयव जो बी में ना हो, तब वो कहलाते हैं ए माइनस बी। तो देखिए यहां का कौन कौन सा ऐसा अवयव है जो बी में नहीं है, तो ये 3 यहां नहीं है और 4 नहीं है, तो a माइनस बी हुआ 3 4। ऐसे ही यदि b माइनस ए करें तो b के ऐसे अवयव जो a में नहीं है, a में नहीं है, a में नहीं है मतलब ये हुआ कि यहां उन्हीं अवयवों को लेंगे जो इसमें नहीं है। तो 1 और 2 तो इसमें है, ये नहीं है, तो यहां 8 9 10 इस तरह से। यदि a माइनस बी मान लेते हैं, x बिलोंग करता है a माइनस बी में, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? x बिलोंग्स टू a होगा, a अवयव होगा x अवयव होगा a का और x अवयव नहीं होगा b का। b का अवयव नहीं होगा, ये इस तरह से x, ये 3 और 4 a के अवयव तो हैं, लेकिन ये 3 और 4 b के अवयव नहीं है। ऐसे ही यदि इसमें देखें, यदि y बिलोंग्स टू b माइनस ए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? y अवयव है b का और y अवयव नहीं होगा a का। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, ये बाद में बहुत काम आता है, इसको हमको याद रखना है। और इसके बाद आता है सम्मित अंतर। अच्छा, इसका अगर हम वेन आरेख बनाएं तो क्या होगा? देखिए, वेन आरेख बनाएंगे तब
मैं बना रहा हूं a माइनस बी का। a माइनस बी क्या चीज होगा उसको हमको जानना है। तो इसमें है ये a है और ये b है, दो समुच्चय हैं। अब इनके अवयवों को अगर हम लिखें तो उभयनिष्ठ भी है, तो इसको इस तरह से ना बनाए, ऐसा बनाए। तो यहां देखें 1 2 दोनों में है, 3 4 और यहां 8 9 10। तो a माइनस बी ये वाला जो भाग होगा ये इतना ही भाग, ये वाला भाग नहीं। तो ये वाला जो भाग होगा ये a माइनस बी है, b को हमने माइनस कर दिया, b तक के जितने आएंगे वो अवयव हट जाएंगे, बाकी शेष अवयव रहेंगे। ऐसे ये वाला जो भाग हुआ ये a माइनस बी है, ये वाला भाग। और b माइनस ए अगर हम बोलते हैं तो b माइनस ए के लिए ये वाला जो भाग होगा, ये खाली जो दिख रहा है खाली भाग, ये भाग शामिल नहीं होगा, ये इधर हो गया। इसको भी अगर ऐसा कर दें तो अब b माइनस ए, ये खाली जो भाग है ये b माइनस ए है। a में जितने अवयव हैं उसको हमने हटा लिया, a में जितने अवयव हैं उसको हमने हटा लिया। इस तरह से इनका वेन आरेख हम बना पाते हैं। इसके बाद देखें सम्मित अंतर। सम्मित अंतर को भी यहीं से वैसे समझा जा सकता है, फिर भी अब देखते हैं सम्मित अंतर को क्या होता है। यदि कोई दो समुच्चय हैं, अच्छा यहां सम्मित अंतर, समुच्चयों का सममित अंतर, सम्मित अंतर। सम्मित अंतर को हमेशा ऐसा त्रिभुज से प्रदर्शित करते हैं, त्रिभुजाकार आकृति से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए दो समुच्चय हैं, ए समुच्चय और बी समुच्चय, तो ए समुच्चय बी, ए सम्मित अंतर है बी, इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये इस तरह से परिभाषित होता है, ए और बी का अंतर और बी और ए का अंतर, इसका संघ जो है सम्मित अंतर कहलाता है। तो इस चीज को आप समझ लेंगे। अभी जैसे एक उदाहरण हम देखें, मान लीजिए ए है 3 4 5 6 7 8, समुच्चय बी है 4 6 8 10 12। तो a माइनस बी क्या हुआ, माने a के ऐसे अवयव जो b में नहीं है, जो b में नहीं है, यानी b में जो अवयव हैं उनको यहां से हटा लिए जाएं। तो यहां 4 6 और 8 ये तीन अवयव हैं जो यहां भी हैं, 4 6 8, इनको हम हटा लें और बाकी को लिखें। तो क्या हुआ 3 5 7, a माइनस बी हुआ। अब b माइनस ए क्या हो जाएगा, b माइनस ए। अब b माइनस ए के लिए क्या करेंगे, देखिए b में हो लेकिन a में ना हो, तो a के ऐसे कौन कौन से अवयव हैं जो यहां हैं। तो 4 6 और 8 यहां भी हैं, 4 6 8, तो बचे कौन कौन, 10 और 12। तो 10 और 12। तो अब हमारा समुच्चयों का सम्मित अंतर जो होगा, a और b का सम्मित अंतर ये होगा क्या, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन होगा, संघ होगा। संघ होगा तो इसका ये क्या आएगा, देखिए 3 5 7 10 और 12,
ये दोनों के जो अवयव हैं वो यहां आ जाएंगे। तो ये कहलाता है सममित अंतर। इसके बाद है समुच्चय का पूरक। ये बहुत समझने वाली बात है कि पूरक, समुच्चय का पूरक क्या होगा। समुच्चय का पूरक क्या होगा। मान लीजिए कोई समुच्चय है ए, तो ए का पूरक ऐसे अवयवों का समुच्चय होगा जो ए में नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, ये समुच्चय का पूरक, मान लीजिए कोई समुच्चय है ए, इसके अवयव हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। यू है समष्टि समुच्चय है, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। कौन? यू। या हम यूं कहें, हम इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं तो बुरे ही लिख देते हैं भाई, सारणीबद्ध रूप में ही लिखते हैं, सारणी रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये यू है समझ। यदि हमको ए का पूरक निकालना है, ए समुच्चय का पूरक, समुच्चय ए का पूरक, तो पूरक को हम प्रदर्शित करते हैं इस तरह से, ए डैश से, माने ए का पूरक। इसका लिखने का तरीका ये है, ए का पूरक। या हम इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए सी, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, पूरक। ए का माने इसको पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सेट। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बार। तो इसको अपने अपने तरीके हैं प्रदर्शित करने के। ए डैश भी लिखा जा सकता है, ए सी भी लिखा जा सकता है, ए बार भी लिखा जा सकता है। तो हम यहां पर उपयोग करेंगे ज्यादातर ए डैश का। तो ए डैश ए का पूरक। अब ए का पूरक का अर्थ हुआ क्या, ऐसे अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है। ए में नहीं है मतलब ए के पूरक में ऐसे सदस्य रहेंगे जिसमें ए से हम ए के जितने भी सदस्य रहेंगे उनको हम निकाल लेंगे। तो ए में जो सदस्य हैं 1 2 3 4, वो यहां हैं, उनको हम निकाल लेंगे। तो बाकी जो बचे जैसे 5 6 7 8, ये इस तरह से, ये सब ए डैश के सदस्य होंगे। मतलब ए डैश जो होगा u माइनस ए होगा, ए डैश जो होगा u माइनस ए होगा। अगर हम इसको वेन आरेख के रूप में अगर प्रदर्शित करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां u में 1 2 3, इसको मैं यहां पर लिखूं थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये यू है। अब ये जो भाग है ये समुच्चय ए है। तो समुच्चय ए का जो पूरक होगा वो ए के अवयवों को छोड़ के बाकी जो अवयव होंगे वो पूरा ए डैश होंगे। माने इस ए समुच्चय के अंदर जो लिखे हैं उसको छोड़कर बाकी इनके बाहर जितने भी सदस्य हैं, जितने भी अवयव हैं, वो सब ए डैश के अवयव हैं, ए डैश। तो इस तरह से ये वेन आरेख के द्वारा समुच्चय पर होने वाले संक्रियाओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं।